हेलो एवरीवन, आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ हाउ ओटीटी प्लेटफॉर्म वर्क्स और अर्न्स। वो किस तरह काम करते हैं, किस तरह कमाते हैं। ओटीटी का मतलब है ओवर द टॉप। अगर आसान भाषा में कहना चाहूँगा तो जैसे कि अमेजॉन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, वूट है, एमएक्स प्लेयर है, ये जो भी सारे प्लेटफॉर्म्स है उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म कहा जाता है। अभी हम देखने वाले ये जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, इनका बिजनेस मॉडल किस तरह है, ये किस तरह काम करते हैं और उनकी अर्निंग्स क्या क्या है। तो इस वीडियो तो एंड तक जरूर देखेगा। सबसे पहले मैं नेटफ्लिक्स के बारे में बताना चाहूँगा, कैसे वो सक्सेसफुल बना। साथ ही साथ अगर आप इंडिया में देखना चाहोगे तो इंडिया में नेटफ्लिक्स से ज़्यादा सबसे सक्सेसफुल जो है दैट इज़ हॉटस्टार है। बिकॉज इंडिया में सबसे पहले हॉटस्टार आया था, साथ ही साथ कुछ और भी प्लेटफॉर्म आए थे लाइक वूट है, डिज्नी है, अमेजॉन प्राइम है। अगर मैं वर्ल्ड वाइड कहना चाहूँगा तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में नेटफ्लिक्स के यूज़र्स है। नेटफ्लिक्स स्टार्ट हुआ था 1 जन 1997, जो शुरू होके अभी $1271 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। कभी भी कोई भी कंपनी ऐसे बड़ी नहीं होती, आपको प्रॉब्लम को समझना है, उसके साथ ही साथ आपको सोल्यूशन भी वहाँ पे देना है, तभी जाके बात बनती है। सेम चीज़ नेटफ्लिक्स के साथ भी हुई है। इसकी शुरुआत रीड हस्टिंग ने की थी। जैसे पहले के ज़माने में सीडी डीवीडीज़ रेंट पे दिए जाते थे एंड बाद में उनको रिटर्न देना पड़ता था, बट एक दिन ऐसा हुआ रीड हस्टिंग के साथ उन्होंने एक सीडी रेंट पे ली थी, देन उनको सबमिट करने में थोड़ा लेट सबमिट उन्होंने किया, जिससे उनको एक्स्ट्रा फाइन भरना पड़ा। उसी टाइम वो भी कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे थे, बट अचानक से ये प्रॉब्लम उनको नज़र आई। उस प्रॉब्लम को उन्होंने देखा, समझा, एनालिसिस किया एंड वो सोचने पे मजबूर हुए और सोचने लगे कि मेरे जैसे ऐसे कितने और भी लोग होंगे जो लेट सबमिट करते होंगे। तो ये प्रॉब्लम को उन्होंने समझा एंड उन्होंने शुरुआत की एक 30 एम्प्लॉयज़ के साथ एंड 927 डिविडेंड्स के साथ। बट उस टाइम लोगों को ये आइडिया उतना पसंद नहीं आया, बिकॉज मार्केट में तब सीरियास चलती थी, बट नेटफ्लिक्स ने डिविडेंड्स के साथ एंटर किया मार्केट में। बट धीरे धीरे ज़माना बदलता गया। 30 एम्प्लॉयज़ के जगह अभी 5000 एम्प्लॉयज़ की उनकी बड़ी टीम बन गई। उन्होंने 2002 में लगभग $3000 मिलियन का आईपीओ निकाल के रखा था। इससे पता चलता है कि कंपनी अच्छी तरह चल रही थी एंड साथ ही साथ अगर कोई भी कंपनी को अगर बड़ा करना है तो पैसा तो लगता है बॉस। तो इसके सिलसिले में उन्होंने ये स्टेप उठाया था। उसके लिए दो तरीके हैं। एक है जो अगर नॉर्मली बैंक में जाके आप लोन कहीं से लोन ले सकते हो, फाइनेंशियल वर्ड में कहा जाऊँगा तो इसे डेब्ट कहते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कंपनी के कुछ पार्ट्स हम बेच के, इसको इक्विटी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मान के चलेंगे अगर मुझे 30% प्रॉफिट होता है सालाना मेरे कंपनी के थ्रू, तो बैंक भी जो लोन है मेरे प्रॉफिट के बेस के ऊपर ही मुझे लोन देगी। तो मुझे मेरे कंपनी को डिल्यूट करना चाहिए या नहीं, मतलब मेरे कंपनी के कुछ शेयर्स बेचना चाहिए या लोन लेना चाहिए। बट ऑब्वियसली लोन लेना चाहिए। इस चीज़ को नेटफ्लिक्स ने समझा, तो नेटफ्लिक्स ने कंटिन्यू लोन लिया है। कितना लोन लिया है इस इमेज के थ्रू आपको पता चलेगा। साथ ही साथ उन्होंने 2 कंपनी को एक्वायर भी किया है। एक है पूरा वीएफएक्स के ऊपर वो काम करती है और सेकंड जो है रुको टीवी, जो उनके जो कॉम्पिटिटर है उनको ही डायरेक्ट उन्होंने एक्वायर कर लिया। बेसिकली देखा गया तो ये भी डीवीडी भी रेंट पे देते थे एंड इस प्रोसेस में जो भी प्रॉब्लम्स आते थे उनको उसके ऊपर उन्होंने सोल्यूशन निकाला। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑनलाइन डीवीडी खरीदता है, बुक करता है, तो उसको डायरेक्ट होम डिलीवरी सर्विस देते थे। तो इससे कस्टमर को हर बार कैसेट खरीदने के लिए शॉप पे आने की ज़रूरत ही नहीं। एंड साथ ही साथ उन्होंने मंथली सब्सक्रिप्शन उन्होंने चालू किया, जहाँ पे कस्टमर को हर बार शोरूम में जाके कैसेट लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसका अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला उनको। इस स्ट्रैटेजी की वजह से उनको हर रोज़ लगभग 10,000 से भी ज़्यादा ऑर्डर्स और सब्सक्रिप्शन मिलने लगे। धीरे धीरे उन्होंने खुद का ही कंटेंट लिखना शुरू किया, जहाँ पे आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल बोल के आता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि इसका कितना बड़ा नेटवर्क बनता गया। इसके अलावा जो भी अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि वूट है, हॉटस्टार है, अमेजॉन प्राइम है, मेरे हिसाब से ये तो बहुत कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल है नेटफ्लिक्स को। बट ड्यू टू लॉकडाउन हर एक प्लेटफॉर्म को अच्छा खासा फ़ायदा हुआ है, बिकॉज लोगों के पास भी टाइम था और हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग टाइप के कंटेंट देखने मिलते थे। अभी हम देखेंगे कि ये पैसे कैसे कमाते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया तो ये डीवीडी बेच के पैसे कमाते हैं, साथ ही साथ उनके जो मंथली सब्सक्रिप्शंस है उसके थ्रू वो पैसे कमाते हैं। फॉर एग्जांपल उनका मंथली सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होता है लाइक 400, 500, 600 मंथली, जिसके अलग अलग पैकेज के हिसाब से अलग अलग स्पेसिफिकेशन वो देते हैं। अभी हम हॉटस्टार की बात लेके चलेंगे, बिकॉज इंडिया में हॉटस्टार बहुत ही ज़्यादा चलता है एज कम्पेयर टू द नेटफ्लिक्स, बिकॉज इंडिया में क्रिकेट का बहुत ही बड़ा क्रेज़ है। इसी चीज़ को समझते हुए हॉटस्टार ने स्टार्टिंग को फ्री क्रिकेट मैच दिखाना शुरू किया था, बट अभी दे आर शोइंग ओनली फॉर 10 मिनट्स। एक बार अच्छा खासा कस्टमर बेस बनने के बाद धीरे धीरे उन्होंने भी मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान चालू किया।
अभी हम देखेंगे कि उनका टारगेट सेगमेंट कौन है, वो किस तरह ऑडियंस को टारगेट करते हैं, बट उससे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि हम इंडियन लोग एंटरटेनमेंट के ऊपर कितना पैसा हम खर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल 800, 600, 500 या 300। मेरे हिसाब से देखा गया तो हम इंडियन लोग मोस्ट ऑफ दी एंटरटेनमेंट के ऊपर 500 के भीतर ही होंगे जो उतना एंटरटेनमेंट के ऊपर खर्च करते होंगे। ये अच्छे एजुकेटेड लोग हो सकते हैं आपके मेरे जैसे। अभी हम सिर्फ सिटी की बात कर रहे हैं, विलेजेस के जो ऑडियंस जो है उनके बारे में अभी तक बात नहीं कर रहे हैं। इंडिया में मंथली 800 to 900 जो एंटरटेनमेंट में खर्च करने वाले लोग ज़्यादा लोग नहीं है, बिकॉज इंडिया में बहुत सारे मिडिल क्लास लोग ज़्यादा है। इसीलिए नेटफ्लिक्स स्टार्टिंग जब इंडिया आया था तब उतना कमा नहीं पा रहा था एज़ कम्पेयर टू द हॉटस्टार। अगर आपने थोड़ा ध्यान दे दिया तो यहाँ पे वो उस टारगेट ऑडियंस को हिट कर रहे हैं जहाँ पे जो लोग ऑफिस जाते हैं, डेली आना जाना होता है, उस ऑफिस आने जाने के चक्कर में उनके 1-2 एपिसोड जो मिस होते हैं उस टारगेट बेस को वो हिट कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ जिनकी पेइंग कैपेसिटी है, जो घर आने के बाद वो एपिसोड्स देख सके। इन्होंने साइकोग्राफिक के हिसाब से लोगों को टारगेट किया है। इसका मतलब जो साइकोलॉजी के हिसाब से ऑडियंस को टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो लेज़ी है, जो बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट बोल सकते हो, जो घर में ही सारे चीज़ें एंटरटेनमेंट की चीज़ें जो कंज्यूम करना चाहते हैं, उस टाइप के ऑडियंस को उन्होंने टारगेट किया। अराउंड 2007 ने नेटफ्लिक्स ऑनलाइन लाइव मूवी स्ट्रीमिंग करना शुरू किया, बट धीरे धीरे उन्होंने भी इस इंडस्ट्री को भी समझा कि मूवीज़ देखने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, तो उन्होंने खुद की पिक्चर उन्होंने चालू की, खुद का प्रोडक्शन हाउस उन्होंने स्टार्ट किया, साथ ही खुद के वेब सीरीज़ उन्होंने स्टार्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें करने तो पैसा तो लगता ही है। अभी उनके हम खर्चे के बारे में बात करने वाले हैं, उनके खर्चे कहाँ कहाँ होते हैं। सबसे पहला कॉस्ट है दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट। सेकंड कॉस्ट है दैट इज लाइसेंसिंग कॉस्ट। लाइसेंसिंग का कॉस्ट का मतलब अभी मानो एक सीरीज है जैसे कि बिग बॉस। अगर बिग बॉस का जो पूरा एपिसोड है मेरे OTT प्लेटफॉर्म पे दिखाना है तो मुझे पूरे बिग बॉस का जो भी राइट्स है, लाइसेंसिंग कॉस्ट है, मुझे बाय करना पड़ेगा, तभी जाके मेरे खुद के OTT प्लेटफॉर्म पे मैं शो कर सकूँ। तो वैसे नेटफ्लिक्स पूरा राइट्स वहाँ पे बाय कर लेता है। बट यहाँ पे अगर अब हम टीवी एपिसोड्स की बात लेके चलेंगे तो टीवी का जो भी इनकम है वहाँ पे उनके एड्स के जो भी शो होते हैं, बीच बीच में जो ब्रेक्स आते हैं, उनका एड से वो टीवी का उनका रेवेन्यू होता है। बट नेटफ्लिक्स में उस तरह के एड्स आपको देखने नहीं मिलते। अभी हम बात करेंगे हॉटस्टार के बारे में। हॉटस्टार में सिंपल से 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। एक है आपको 5 मिनट डिले आपको मैच देखना पड़ता है, और अगर आपको लाइव देखना है तो आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इसी वजह से हॉटस्टार पे बहुत सारा ट्रैफिक आता है, जिससे बहुत सारे लोग आते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। बट अभी हॉटस्टार वो भी नहीं दिखाता, सिर्फ आपको 10 मिनट ही आपको फ्री में मैच दिखाता है, और अगर आपकी और भी आपको कंटिन्यू देखना है तो आपको उनका सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा। एंड अगर अभी हम हॉटस्टार के बिजनेस मॉडल की अगर बात करेंगे तो हॉटस्टार ने स्टार्टिंग को फ्री में देखे, बहुत ही ऑडियंस और उनके जो भी यूजर्स को उन्होंने इकट्ठा किया, मैक्सिमम ट्रैफिक उन्होंने जनरेट किया, देन धीरे धीरे सब्सक्रिप्शन प्लान उन्होंने स्टार्ट किया। अभी इस OTT प्लेटफॉर्म के कुछ हिडन कॉस्ट भी होते हैं। सपोज मानो अभी नेटफ्लिक्स पे करोड़ों लोग आ रहे हैं, करोड़ों लोग वीडियो कंज्यूम कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है उनके सर्वर पे ऊपर बहुत ही लोड आता होगा। तो इस चीज़ को वो कैसे मैनेज करते होंगे? इतना बड़ा सर्वर तो बना नहीं सकते, बट यहाँ पे उन्होंने क्या किया, रिमोटली सर्वर बनाना और वहाँ से वो ऑपरेट करते हैं। सपोज अभी हम मान के चलेंगे अभी जो सर्वर जो है वो US में है एंड यूज़र जो है इंडिया में है। अगर इंडिया से डायरेक्ट US के सर्वर को कनेक्ट अगर हम करते हैं तो कभी ना कभी टेक्निकल इशू आ सकता है, कम्युनिकेशन और डिस्टेंस के हिसाब से कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है, और जिससे यूज़र को उतने क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम करने में भी क्वालिटी में भी खराबी आ सकती है। एंड कभी कभी ब्रांडविड्थ का भी स्पीड कम हो सकता है। इसका सोल्यूशन उन्होंने ऐसे निकाला, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कोई यूज़र है तो उसका सर्वर जो है इंडिया के एक सिटी में, जैसे कि मानो मुंबई में उनका एक सर्वर ऑलरेडी रखा है, जहाँ पे उसके लोकेशन के हिसाब से वहाँ पे वो कैच कर लेता है। अगर आपने देखा तो नेटफ्लिक्स इतना बड़ा कैसे बना, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है दैट इज़ क्वालिटी कंटेंट। वो जो भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ इन HD, अल्ट्रा HD में और 4K में वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे यूज़र्स को भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलता है और अच्छा एंटरटेनमेंट होता है। इसीलिए अभी तक यूज़र उसके पास टिके हुए हैं। अभी हम बात करते हैं अमेजॉन प्राइम की। अमेजॉन ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी है, उनके पास ऑलमोस्ट सभी का डेटा अवेलेबल है, जिससे बलबूते पर उन्होंने अमेजॉन प्राइम निकाला और कॉम्पीट भी कर रहे हैं। यहाँ पे उनकी एक अलग तरीके की स्ट्रैटेजी है। फॉर एग्जांपल जो भी प्राइम मेंबरशिप लेता है उनको इमीडिएटली डिलीवर दी जाएगी एज कम्पेयर टू द रेगुलर कस्टमर, रेगुलर यूज़र, एंड फ्री में भी डिलीवर दी जाएगी। चलो अच्छा है, सामान के चक्कर में ये भी हो गया और एक प्रकार का एक ग्रोथ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। अभी साथ ही साथ आप नेटफ्लिक्स को समझो। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स के साथ करोड़ों सब्सक्राइबर्स है। फॉर एग्जांपल उनके पास 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स होंगे, और हर एक का यूजर्स का ऑन एन ऑरेंज मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान मिनिमम 500 भी आप अगर कंसिडर करते हो तो 500 × 10 CR,
तो देखिए, कैलकुलेशन कीजिए कितना बड़ा अमाउंट उनका है। और ये तो रेगुलर डेज में था, बट लास्ट ईयर जो भी लॉकडाउन हुआ है, बट लॉकडाउन की वजह से ऑलमोस्ट सिर्फ इंडिया की अगर मैं बात करूंगा तो ऑलमोस्ट 30% न्यू सब्सक्राइबर का उनका इंक्रीज हो चुका है। सिर्फ लॉकडाउन ही नहीं, बहुत और भी ऐसे कुछ रीजंस है जहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म तेजी से ग्रो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं थिएटर्स की बात लेके चलूँगा तो थिएटर में हार्डली आपको 2 या 3 ही ऑप्शन देखने मिलते हैं, बट OTT प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने मिलते हैं। एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार ऑलमोस्ट इंडिया में 21% का ग्रोथ रेशो है सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो आने वाले दिनों में ये और भी बढ़ने वाला है। फॉर एग्जाम्पल 2018 में OTT प्लेटफॉर्म का जो मार्केट वैल्यू है दैट इज़ ऑलमोस्ट 4400 CR तक था, बट अभी आने वाले 2023 तक ये माना जा रहा है ऑलमोस्ट 11,900 CR तक जा सकता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि OTT प्लेटफॉर्म कितना तेज़ी से ग्रो कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये वीडियो मैंने बनाया है। होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ज़रूर उनको भी पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।